Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Welcome in the series of the lecture, the Medium Access Control Sublayer. और हम आज इस लेक्चर में देखेंगे CSMA/CD जो हमारा करियर सेंस मल्टी एक्सेस कंट्रोल जो मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल है उसमें हम देखेंगे किस तरह से कोलिजन डिटेक्शन की जा सकती है। लास्टली हमने क्या देखा था? लास्टली हमने देखा था अपना परसिस्टेंट और नॉन persistent protocol, non-persistent CSMA protocol देखा था, and these protocol definitely made us an improvement, but still collide if both wait impatiently. यानी कि क्या मतलब है? मतलब यह है कि हमने ये देखा था कि persistent और नॉन persistent CSMA दोनों ने बड़ी इम्प्रूवमेंट की, लेकिन ये दोनों के दोनों प्रोटोकॉल फिर भी कहीं ना कहीं आके कोलाइड करते थे। कैसे कोलाइड करते थे कि जब दोनों यूज़र्स चेक करते थे कि अभी चैनल फ्री है, तो वो दोनों यूज़र्स इकट्ठे ही ट्रांसमिट करना शुरू कर देते थे, क्योंकि उन्हें कैरियर सेंस नहीं होता था। तो अगर आपको ये भी क्लियर नहीं हुआ तो कि किस तरह से परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट आपस में वर्क करते हैं, तो गो बैक टू द लास्ट वीडियो जो हमने इस पे लास्ट पे बात की, उसको देखें, आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब उसी की आगे दूसरे प्रोटोकॉल, इसी की एडवांसमेंट जो है वो हमारे पास CSMA की आगे एडवांस फॉर्म जो है वो हमारे पास CD की है। इसको हम इस वीडियो के अंदर अच्छी तरह से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो कोलिजन डिटेक्शन से बड़ा ये क्लियर है कि ये CSMA एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि क्या करेगा, जो कि कोलिजन को सेंस कर लेगा। ये बेसिकली एक बेसिक प्रोटोकॉल है क्लासिकल ईथरनेट लैन के बारे में। जो हम लैन इस्तेमाल करते हैं अपने घरों के अंदर ईथरनेट की, अगर उसकी बेसिक फाउंडेशन देखी जाए तो उसकी फाउंडेशन एक्चुअली में इसी CSMA/CD की एडवांस फॉर्म है। तो ये क्या करता है? इसका बड़ा सिंपल सा काम है। इसका सादा सा काम ये है कि जो भी डाटा आप ट्रांसफ़र करेंगे, स्टेशन जो कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर जब भी डाटा को ट्रांसमिट करेगा, वो ये चेक करेगा कि कहीं जो ट्रांसमिशन के दरमियान में मेरी बिट जो है वो कोलाइड तो नहीं करेगी, कोलिजन तो नहीं होगी। अगर कोलिजन हो गई है तो वो क्या करेगा, वो दोबारा से डाटा को ट्रांसमिट कर देगा और एक रैंडम अमाउंट के लिए टाइम का वेट करेगा। यानी कि आपने डाटा को ट्रांसफ़र किया, जब डाटा को ट्रांसफ़र किया आपने, स्टेशन ने जब ट्रांसफ़र किया, अब स्टेशन को पता लग जाएगा कि उसकी कोलिजन हुई है या नहीं हुई, उसके डाटा की कोलिजन हुई है या नहीं हुई। अगर उसके डाटा की कोलिजन हुई है तो वो क्या करेगा, एक रैंडम अमाउंट के लिए वेट करेगा और वेट करने के बाद अगेन से ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगा। वंस अगेन सारी वही कहानी, सेम वही स्टोरीज जो लास्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में आपके साथ डिस्कस की थी कि गली की एग्जांपल लेके कि गली में जब कोई नेबर से या आप खुद जाएंगे तो तब तक आप बाहर नहीं निकल सकते जब तक आप ये मेक श्योर ना कर लें कि गली के अंदर कोई भी किसी किस्म की ट्रैफिक नहीं है। तो CSMA/CD जो कोलिजन डिटेक्शन है, इसने क्या करना है, इसने ये मेक श्योर करना है कि मैं जो डाटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ स्टेशन से, प्रोटोकॉल ने ये मेक श्योर करना है कि ये जो मैं डाटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, क्या ये डाटा आगे जाके कहीं कोलाइड तो नहीं हुआ। अगर कोलाइड हो गया तो मुझे दोबारा से ट्रांसमिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बात विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक यू कंसिडर इट, कि इसमें एक्नॉलेजमेंट का सिस्टम नहीं हम इस्तेमाल करते। कि देखिए कोलिजन डिटेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि स्टेशन को पता लग जाएगा कि मेरा ट्रांसमिशन के दरमियान में डाटा क्या हो चुका है, कोलाइड हो चुका है। मैं फिर एक दफ़ा बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम एक्नॉलेजमेंट का सिस्टम नहीं इस्तेमाल कर रहे। स्टेशन एक्नॉलेजमेंट का सिस्टम नहीं इस्तेमाल करेगा कि वही जो एक्नॉलेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट है कि स्टेशन ने डाटा भेजा और बाद में वो वेट करेगा कि दूसरे स्टेशन को डाटा मिला कि नहीं मिला, वो मुझे एक्नॉलेजमेंट भेजे। नहीं, ऐसा नहीं है। उस एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हम इस्तेमाल कर रहे हैं? हम एक्नॉलेजमेंट इसलिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, देखिए जब डाटा आपका पहले ही ऑलरेडी कोलाइड हो चुका है, तो उस पर जब एक्नॉलेजमेंट का पैकेट आएगा तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ राशि डालेगा, मजीद कोलिजन को ख़राब करेगा, मजीद कोलिजन में इजाफा करेगा। तो हमारी जो ट्रैफ़िक होगी चैनल के ऊपर, वो मज़ीद हाई होती जाएगी, उसकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती जाएगी। तो इसलिए हम एक्नॉलेजमेंट का फ्रेम या एक्नॉलेजमेंट का पैकेट इसमें इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि सिग्नल की शक्ल के अंदर ही, इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, हम सिग्नल की शक्ल के अंदर ही क्या करते हैं, सिग्नल की शक्ल के अंदर ही एक्नॉलेजमेंट ले लेते हैं, उसको चेक कर लेते हैं कि हाँ भी ये कोलाइड हुआ है या चला गया है या नहीं गया। अब वो किस तरह से आगे चल के देखते हैं। तो यहाँ तक हमें ये क्लियर हो गया कि CSMA विद डिटेक्शन, कोलिजन डिटेक्शन इज़ वेरी सिंपल। क्या करेगा, ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि स्टेशन को बता देगा कि आपका ये डाटा कोलाइड हो चुका है, यू नीड टू रीट्रांसफर, दैट्स इट। आगे चलते हैं, इसके बारे में मज़ीद डिटेल में देखते हैं। तो डिटेल में है हमारे पास इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल वेरी सिंपल है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये क्या करना है कि मिसाल के तौर पर आप ये कंसिडर करें कि ये एक आपका चैनल है और इस चैनल के ऊपर ये मुख्तलिफ आपके स्टेशंस कनेक्टेड हैं। तो ये स्टेशन A कह लें, ये स्टेशन आप B कह लें, ये स्टेशन आप C कह लें।
तो जो ये जो स्टेशन ए है और ये स्टेशन सी है और ये स्टेशन जो है बी है, तो ये क्या करेगा, जब भी ए स्टेशन, लेट्स से ए स्टेशन जब भी डाटा ट्रांसफ़र करेगा, तो वो क्या करेगा, पहले तो ऑब्वियसली वैसे ही चेक करेगा कि आपका चैनल फ्री है या नहीं है। जैसे ही वो देखेगा हाँ जी चैनल फ्री है, तो वो डाटा को क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। जैसे ही डाटा को ये ट्रांसमिट करे डाटा, अब ये जैसे ही डाटा ट्रांसमिट करेगा, तो ये सारों के पास जाएगा, ये ए के पास भी जाएगा, सी के पास भी जाएगा, ये फिर डी बी के पास भी जाएगा। यानी कि आपके चैनल के साथ कनेक्टेड हर स्टेशन के साथ, आपके चैनल के साथ कनेक्टेड जो भी यूज़र है, हर एक के पास डाटा जाएगा। और हर एक स्टेशन क्या करेगा, डाटा को रिसीव करेगा और देखेगा क्या इसके ऊपर मेरा डेस्टिनेशन का एड्रेस है। अगर डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा तो वो उसे रिसीव कर लेगा, अगर डेस्टिनेशन का एड्रेस नहीं हुआ तो उसे क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। तो लेट्स से मैंने ए से डाटा भेजा बी के ऊपर, तो जब मैं ए से डाटा भेजता हूँ बी के ऊपर, तो डेस्टिनेशन एड्रेस मैंने बी का लिखा हुआ है, तो बी के पास जब जाएगा तो उसे क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। ये एक बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल था ईथरनेट का। अब सी एस एम में सी डी क्या करता है, लेट्स से इसी केस के अंदर मैं ये कहता हूँ कि ये काम होता है हमारे पास, कि जो हमारे पास आ रहा है बी, ए डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है सी को। ऑलराइट, अब यहाँ से बी भी डाटा ट्रांसफ़र करना शुरू कर देता है। अब जैसे ये बी डाटा ट्रांसफ़र करेगा, तो यहाँ पे पॉइंट पे आके क्या हो जाएगी इनकी, ये कोलिजन हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे आके इनकी क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पे आके कोलिजन हो जाएगी। अब जैसे ही कोलिजन होगी, तो कोलिजन होने की वजह से आपका जो ये जो सारा डाटा जो बी ने भेजा हुआ था, ये इन द फॉर्म ऑफ वेव्स टकरा के वापस आ जाएगा। इन दी फॉर्म ऑफ वेव्स टकरा कर वापस आ जाएगा, एक ख़ास फ्रिक्वेंसी जनरेट हो जाएगी, जिससे पता लग जाएगा कि जो मैंने डाटा भेजा था वो उस फ्रिक्वेंसी का तो डाटा नहीं है, ये किसी और फ्रिक्वेंसी का आ गया। तो स्टेशन विल गेट टू नाउ कि जी यहाँ पे क्या हो चुकी है, कोलिजन हो चुकी है। ऑलराइट, तो ये वर्किंग प्रिंसिपल था सीएसएमए का, कि जैसे ही कोलिजन होगी, कोलिजन होने के बाद डाटा आपका जहाँ पे टकराया है वहीं से चलता हुआ एक ख़ास फ्रिक्वेंसी के साथ वापस आ जाएगा उसी स्टेशन के ऊपर। वो स्टेशन फ़ौरन ही समझ जाएगा कि जी यहाँ पे क्या हुई है, कोलिजन हुई। अब यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डेट इज़ टू बी नोट डाउन। वो बात ये है कि कोलिजन का पता तभी लग पाएगा स्टेशन को, जब तक वो ट्रांसमिशन मोड के अंदर है, जब तक वो क्या है, ट्रांसमिशन मोड के ऊपर है। एक दफ़ा अगर वो ट्रांसमिशन उसने ख़त्म कर दी, फिर वो नहीं चेक कर पाएगा कि क्या आया, कि ये मेरा डाटा कोलाइड हुआ है कि किसी और का डाटा कोलाइड हुआ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए दोबारा सुने, कि लेट्स से ये कहता हूँ मैं स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है और ये स्टेशन सी है। अब देखें, स्टेशन ए डाटा भेज रहा है स्टेशन सी को, स्टेशन ए डाटा भेज रहा है स्टेशन सी को। जब ये डाटा ए से सी तक भेजता है 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर इसने डाटा भेजना है। अब उसने 2 मिनट के अंदर डाटा अपना भेज दिया। अब भेजने के बाद तीसरे मिनट पे डाटा कोलाइड होके वापस इसके पास आ गया। अब इसने तो ट्रांसमिशन ख़त्म कर दी थी, और ट्रांसमिशन जब इसने ख़त्म कर दी थी, तो ये तो यही सोचेगा कि मेरी तो ट्रांसमिशन मुकम्मल हो चुकी थी। अगर ट्रांसमिशन में कोलाइड हो गया होता तो मुझे तो फ़ौरन ही वापस फ्रिक्वेंसी आ जानी थी कोलिजन की, ये तो मुझे नहीं आई। ये तो हो सकता है शायद किसी और स्टेशन की हो। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने याद रखना। मैं आगे चल के मज़ीद एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि कोलिजन डिटेक्ट सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन मोड के ऊपर ही हो सकती है। जब तक ट्रांसमिशन हो रही है, वो स्टेशन डिटेक्ट कर सकता है कि ये कोलिजन जो डाटा कोलाइड हुआ है, ये मेरा ही डाटा कोलाइड हो गया। जब तक ट्रांसमिट हो रहा है तब तक ही उसे पता लग पाएगा, अदरवाइज उसे पता नहीं लग पाएगा। तो ये बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल था इसका। आगे हम ये देख रहे हैं कि जो सी एस एम ए है कोलिजन डिटेक्शन के लिए, इसकी आपने ये बात याद रखनी है कि जो ट्रांसमिशन टाइम है आपका, ये ट्रांसमिशन टाइम प्रोपोगेशन डिले से ज़्यादा होना चाहिए। जब भी आप कोलिजन डिटेक्शन, सी एस एम ए का कोलिजन डिटेक्शन वाला वर्जन इस्तेमाल करें, यू नीड टू कीप रिमेंबर कि आपका ट्रांसमिशन टाइम हमेशा हमेशा प्रोपोगेशन डिले से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो प्रोपोगेशन डिले क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको इसमें देता हूँ, देखें। अगेन वही वाली एग्जांपल देते हैं। तो ये मेरे पास 3 स्टेशन है, ये है और ये तीसरा स्टेशन है। ठीक है, ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन है हमारे पास बी स्टेशन। अब देखें, ए स्टेशन से डाटा बी स्टेशन पर जाता है 1 आवर में, 1 घंटे में डाटा जो है, लेट्स से कह लें कि 1 घंटे में डाटा, कोई मैं मीडियम इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऑप्टिक फाइबर का मीडियम इस्तेमाल कर रहा हूँ, या मैं वायरलेस मीडियम इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं ये कहता हूँ ए स्टेशन से डाटा बी स्टेशन पे जो है वो जाएगा, कितनी देर में जाएगा, 1 घंटे में जाएगा। तो ये जो टाइम है, कितनी कितने टाइम के अंदर डाटा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाता है, ये आपका प्रोपोगेशन डिले होता है। तो प्रोपोगेशन डिले आपका क्या है, प्रोपोगेशन डिले इज बेसिकली द टाइम फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन।
द टाइम टेकन ऑफ डाटा इन ऑर्डर टू ट्रांसफर इट फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। तो ये जो 1 घंटा है ये आपका प्रोपोगेशन डिले है, यानी कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे डाटा भेजने का जो टाइम है वो आपका प्रोपोगेशन डिले है। तो मैं कहता हूँ कि ये प्रोपोगेशन डिले क्या है, 1 घंटा। ऑलराइट, अब देखिए, तो मैं यहाँ पे डाटा सेंड करता हूँ 12 बजे मैं डाटा सेंड करना शुरू करता हूँ। मैंने 12 बजे सेंड करना शुरू किया। जब मैंने 12 बजे डाटा सेंड करना शुरू किया तो लेट्स से कि डाटा अभी ये दरमियान में पहुंचा। जब ये दरमियान में पहुंचा तो दरमियान में कितना टाइम हो गया था, 12:30 हो गए थे। मतलब कि ये आधे घंटे में सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पहुंचा, डाटा सेंटर में पहुंचा। आपको ये समझ आ रहा है ना ये क्या हो रहा है कि डाटा ए और बी है। तो बड़ी सादा सी बात चल रही है कि ये एक स्टेशन ए एक स्टेशन बी है। ए स्टेशन से बी स्टेशन पे अगर आपने जाना है तो आपको टाइम लगेगा 1 घंटा। अब आपने ए स्टेशन से 12 बजे डाटा को भेजा, आधे घंटे बाद वो कहाँ पे पहुंचा, सेंटर में पहुंचा। अब बी ने भी क्या किया था, डाटा अपना सेंड कर दिया। बी ने भी अपना डाटा सेंड कर दिया। क्यों सेंड कर दिया, क्योंकि हम पीछे ये देख के आ चुके हैं कि ये पता नहीं लग पाता, बाजू का सेंस नहीं हो पाता कि कोई और डाटा ट्रांसमिट कर रहा है या नहीं कर रहा, लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से। हमने ये पीछे पिछले लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि अगर आप एक गली के अंदर हैं, 2 किलोमीटर के फासले पर रहते हैं और आपका दोस्त अगर कोई चीज़ बाहर लेकर आ रहा है या गली में कोई चीज़ चला रहा है तो दूर होने की वजह से आपको नहीं सेंस हो पाएगा। तो इसी तरह से बी स्टेशन को नहीं पता लग पाता कि डाटा ए भेज रहा है और ए स्टेशन को नहीं पता होता कि बी भी भेज रहा है। तो ये क्या करता है, ए भी डाटा भेजता है। तो इस सेंटर वाले पॉइंट पे आके यानी कि 12:30 पे डाटा क्या होता है, चलता है। 12 बजे डाटा आपका ए स्टेशन भेजता है, 12:30 पे आके वो सेंटर में पहुंचता है। उधर से बी स्टेशन का भी डाटा आया होता है, तो यहाँ पे आके आपकी क्या हो जाती है, कुलियन हो जाती है। अब जैसे ही कुलियन होगी, ए स्टेशन को कैसे पता लगेगा कि कुलियन अकर हो चुकी है, ए स्टेशन को कैसे पता लगेगा कि कुलियन हो चुकी है। ए स्टेशन को इस तरह से पता लगेगा कि ये डाटा जब कोलाइड हो जाएगा तो अब ये वापस जाएगा। ये डाटा यहाँ से कोलाइड हुआ, कोलाइड होने के बाद टकराने के बाद ये वापस जाएगा एक खास फ्रिक्वेंसी में। जब ये वापस जाएगा तो यहाँ पे जब ए स्टेशन पे पहुंचेगा तब टाइम क्या हो चुका होगा, तब टाइम हो चुका होगा 1 बज जाएंगे। क्यों 1 बज जाएगा, देखिए आधा घंटा उसे जाने में लगे। अब वापस अगर उसने उसी जगह पे आना है तो फिर भी कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा ही लगेगा। तो 1 बजे उसके पास क्या आ जाएगा, डाटा पहुंच जाएगा। 1 बजे पूरे उसके पास क्या होगा, डाटा पहुंच जाएगा और उसे पता लग पाएगा कि हाँ जी ये मेरा ही डाटा कोलाइड हो गया। लेकिन लेट्स से अगर 1 बजे ना पहुंचता तो 1 बज के 5 मिनट पे वापस पहुंचता तो क्या होना था, तो नहीं पता लग पाना था। स्टेशन ए को नहीं पता लग पाना, क्यों, क्योंकि स्टेशन ए को बस ये पता है कि यार मेरा डाटा ट्रांसफर होने में टाइम कितना लगता है, 1 घंटा लगता है। 1 घंटे के बाद उसने अपने डाटा को भेजना खत्म हो जाना था। तो जैसे उसका डाटा भेजना खत्म हो जाना था, अब उसके लिए ये चीज़ जानना मुश्किल हो जानी थी कि यार ये मेरा ही डाटा है या किसी और स्टेशन का डाटा कोलाइड हुआ है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो आपका ट्रांसमिशन टाइम है, देखिए ट्रांसमिशन टाइम हम कहते हैं कि प्रोपोगेशन डिले से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर स्टेशन ए से स्टेशन बी पे डाटा जाता है 1 घंटे के अंदर, तो वो चैनल ये सॉरी वो स्टेशन ए ये स्टेशन जब डाटा ट्रांसफ़र करेगा तो वो माइंड में 1 घंटा ना रखे, वो ज़्यादा टाइम रखे, ताकि उसे पता लग पाए कि हाँ जी ये मेरा ही डाटा कोलाइड, अगर कोलाइड होता है तो ये मेरा ही डाटा कोलाइड होकर आएगा। ठीक है, तो ये है कि इस इम्पोर्टेंट फार्मूले का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपका जो ट्रांसमिशन टाइम है वो आपका प्रोपोगेशन डिले से ज़्यादा होना चाहिए। तो आई होप आपको एग्जांपल क्लियर हुई होगी। अगर नहीं भी एग्जांपल क्लियर हुई तो मैं आपको ये दोबारा से समझा देता हूँ ये एग्जांपल के। अब देखिए, अब हम करने लगे CSMA का वर्स्ट केस से मुराद ये है कि जो मैंने पीछे बात की उसी बात को मैं आगे लेके चलता हूँ। वो बात क्या है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जनाब ये एक ए स्टेशन है और ये आपके पास बी स्टेशन है। ठीक हो गया, ये दो स्टेशन आपके पास, दिस इज ए स्टेशन, दिस इज बी स्टेशन। अब ए स्टेशन से डाटा बी स्टेशन पे जाना है, कितनी देर में जाना है, 1 घंटे के अंदर जाना है। और ए स्टेशन कितनी देर में डाटा को ट्रांसफ़र करना शुरू करता है, 10 बजे ट्रांसफ़र करना शुरू करता है। पूरे 10 बजे डाटा ट्रांसफ़र करना शुरू करता है। अब ये ए से डाटा चला, चैनल के ऊपर लोड हुआ, लोड होके ये जा रहा है, डाटा जा रहा है, डाटा इज गोइंग, डाटा इज गोइंग, डाटा इज गोइंग, ये यहाँ पे पहुंचा, इस पॉइंट पे पहुंचा, बिल्कुल पास पहुंच गया। अब टाइम कितना हुआ होगा, अब लेट्स से टाइम हो गया है आपका 10:59 एंड 59 सेकेंड। टाइम हो गया आपके पास 59 मिनट एंड 59 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड रह गया। 1 सेकेंड पे बी का डाटा कोलाइड करे, बी भी अपना डाटा बाहर निकालता है, बी भी डाटा सेंड करने की कोशिश करता है, उसके साथ डाटा क्या हो जाता है, कोलाइड कर जाता है। अब ये एक वर्स्ट केस की मैं बात करूँ, वर्स्ट केस का मतलब है कि बहुत ही बदतरीन सूरत हाल में।
तो बी का डाटा आके क्या करता है, कोलाइड करता है। अब देखिए इस केस में क्या होगा, इस केस में जब डाटा कोलाइड होगा तो ए स्टेशन का डाटा वापस आएगा, यहाँ पे पहुंच के अब जब कोलिजन होगी तो इससे तो वापस आना पड़ेगा। तो जब ये वापस जाएगा, देखिए ये वापस जा रहा है, जब ये वापस जाएगा तो वापस जाते हुए इसे कितना टाइम लगेगा, तो वापस आने में भी इससे कितना टाइम लगेगा, इससे पूरा 1 घंटा लगेगा। तो इसके बाद डाटा कब पहुंचेगा, इसके पास डाटा जब पहुंचेगा तो वो 11 बज के ज़्यादा टाइम हो गया होगा, यानी कि 11 से ऊपर टाइम हो गया होगा, कोई 12 बज गए होंगे या 11:30 या इस तरह करके कोई ना कोई टाइम ऊपर हो गया होगा आपके पास, यानी कि ये 11:49 पे आपके पास एक्चुअली ये डाटा वापस पहुंचेगा, क्योंकि दोबारा से 1 घंटा लगना ना। तो 11:49 पे डाटा वापस आएगा। अब देखिए ए स्टेशन ने तो कहा था कि मुझे कितना टाइम लगता है भेजने में, 1 घंटा लगता है। अब ये 1 घंटे के बाद मेरे पास कोलिजन का रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि अब ए स्टेशन क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। ए स्टेशन कंफ्यूज हो जाएगा कि यार 1 घंटे के बाद मुझे कोलिजन का रिजल्ट मिल रहा है, अब ये मेरा ही डाटा कोलाइड किया है या किसी और का डाटा कोलाइड हो गया है। तो यहाँ पे इस वर्स्ट केस में बड़ा मसला आ जाता है, स्टेशन को पता नहीं लग पाता कि मेरा ही डाटा कोलाइड किया है या किसका डाटा कोलाइड किया है। तो फिर इस चीज़ का हल क्या है जनाब, तो इस चीज़ का हल ये है, इस चीज़ का हल ये है कि आप क्या करें, आप अपने ट्रांसमिशन टाइम को बढ़ाएं। जैसे पीछे केस में बात की थी ना कि योर ट्रांसमिशन टाइम शुड बी ग्रेटर देन प्रोपोगेशन डिले। तो अब वो ट्रांसमिशन टाइम कितना होना चाहिए, तो हम उसके लिए एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, इस फार्मूले की डेरिवेशन भी है वो हम नहीं कर रहे। हम ये कहते हैं कि जनाब अगर आपने अपने ट्रांसमिशन टाइम को प्रोपोगेशन डिले से बढ़ाना है तो एक अपने लेंथ की, आपका जो फ्रेम भेज जा रहा है उस फ्रेम की एक ख़ास लेंथ बना दो। वो लेंथ हमेशा कितनी होनी चाहिए, आपकी प्रोपोगेशन डिले मल्टीप्लाई बाय द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल मल्टीप्लाई बाय 2, इसके बराबर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे इस केस के अंदर अगर प्रोपोगेशन डिले 1 घंटे का है तो प्रोपोगेशन डिले 1 आवर हो गया और इसकी बैंडविड्थ मैं कह देता हूँ 100 MB है, 100 MB है, 100 MB, 100 MB। तो इन सारे को 100 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपका जो लेंथ ऑफ फ्रेम है, आपकी जो फ्रेम की लेंथ है जो आप इस चैनल के ऊपर भेज रहे हैं, उसकी जो लेंथ है वो 2 × 1 × 100 यानी कि 200 MB होनी चाहिए, एटलीस्ट 200 MB होनी चाहिए। अगर आपका स्टेशन 200 MB का पैकेट भेजता है तो तभी उसे कोलिजन का पता लग पाएगा कि ये कोलाइड हुआ कि नहीं हुआ। अगर इससे नीचे का पैकेट भेजेगा तो वो कोलिजन को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। सो दिस इज़ द वर्स्ट केस फॉर CSM में। तो यहाँ पे आके हमारा जो है वो CSM में क्लियर हो गया है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये क्या है, इट वाज वेरी सिंपल। तो अब अगला जो पार्ट है CSMA में वो हम कहते हैं कि कोलिजन जब होती है तो कोलिजन को सफ़र करना बड़ा मसला होता है। देखिए कोलिजन की वजह से बैंडविड्थ आपकी चौक कर जाती है। बैंडविड्थ क्यों चौक करती है, देखिए मिसाल के तौर पे यार देखो एक नुकसान हो गया अब आपका, अब नुकसान होने के बाद वो चीज़ वापस चलती हुई आ रही है, आ रही है, आ रही है आपके पास, जब चलती हुई वापस आएगी, वो जब वापस आना है ना उसकी वजह से आपकी जो ये बैंडविड्थ है वो सारी चौक कर जाती है, वो सारी डाउन हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा CSMA प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा जो कि कोलिजन फ्री हो, इसके अंदर कोलिजन हो ही ना, क्योंकि अगर उसके अंदर कोलिजन हो गई तो उस कोलिजन की वजह से बैंडविड्थ डिले आएगा आपका, तो बैंडविड्थ आपकी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, बैंडविड्थ के ऊपर कोलाइडेड पैकेट्स भी घूम रहे होंगे। यानी कि आपको ये बात समझ आएगी कि क्या हो रहा है, ये चीज़ हो रही है कि आपने जब डाटा भेजा तो डाटा जहाँ पे कोलाइड हो गया, अब कोलाइड होने के बाद वो वापस उसी रास्ते के ऊपर आ रहा है, तो उसी रास्ते के ऊपर जब कोलाइडेड डाटा आ रहा है तो वो रास्ते को तो रिज्यूम कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो उस कंजम्पशन की वजह से मसला क्या होगा, आपकी बैंडविड्थ कंज्यूम होगी, आपकी चैनल जो है वो क्या होगा, वो ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो हमें इस चीज़ से बचना है, तो इसलिए हमें किसकी तरफ जाना पड़ेगा, हमें कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल की तरफ जाना पड़ेगा कि यार हम चाहते हैं कि कोलिजन हो ही ना। अब यही कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल्स आपके वॉइस ओवर आईपीस में, वीडियो कॉल्स में और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, रियल टाइम ट्रैफिक के अंदर ये इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि अगर आप कोलिजन डिटेक्शन और इस तरह की चीज़ों को आप इस्तेमाल करेंगे कि डाटा कोलाइड और वापस आए स्टेशन के पास कोलाइडेड डाटा एक डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के साथ, तो आपकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो हमें बैंडविड्थ नहीं देनी, तो जो डाटा कोलाइड कर गया बस ऐसा एक सेटअप होना चाहिए कि हमें पता लग जाना चाहिए कि ठीक है आपका डाटा क्या हो गया, कोलाइड हो गया। अब वो कोलाइड होकर डाटा एक खास फ्रिक्वेंसी के साथ वापस नहीं आना चाहिए। तो अब हम जो भी ये कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल पढ़ेंगे इसमें हम कुछ चीज़ें ज्यूम कर रख के चलेंगे कि हमारे पास टोटल n स्टेशन है और हर एक स्टेशन को हमने एक डिफरेंट एड्रेस दिया हुआ है और इनके दरमियान में जो प्रोपोगेशन डिले है वो इतना ज़्यादा नहीं है, वो पास पास ही, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता स्टेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। तो हम इन सवालों के जवाब देखेंगे कि विच स्टेशन गेट्स द चैनल आफ्टर सक्सेसफुल ट्रांसमिशन, कि अगर एक सक्सेसफुल ट्रांसमिशन हो गई है, वो क्लीन नहीं हुई, तो उसके बाद दूसरा
कौन से वाला स्टेशन होगा जो कि वो सक्सेसफुल ट्रांसमिशन की तरफ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं इस कॉन्सेप्ट को कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल्स को दोबारा से डिटेल में हम कोशिश करेंगे, क्योंकि कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल के आगे बहुत सारी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसमें बिट मैप प्रोटोकॉल है, रिंग है, आपके पास रिंग प्रोटोकॉल है, टोकन साइजिंग वाला प्रोटोकॉल है। ये मुख्तलिफ प्रोटोकॉल हैं, तो अगली वीडियोस में हमने ये देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई इशू है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड प्लीज़ डू रिस्पॉन्ड। आपको हर लेक्चर में कहता हूँ प्लीज़ डू रिस्पॉन्ड इफ़ यू थिंक कि अगर आपको ये समझ आए, सो प्लीज़ गिव लाइक और डिसलाइक एंड काइंडली प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।